हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का 5th चैप्टर देखेंगे, महाजनपद। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो महाजनपद काल है वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला। भारत में 600 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पहले काल को महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल के भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य एवं गणराज्य बने। इस समय अनेक नए धार्मिक विचारों की भी शुरुआत हुई। साथ ही खेती, व्यापार, उद्योग धंधे, नगरों का भी विकास हुआ। इस राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी इस काल में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। क्या था, जब आदि मानव से ही हमारे जीवन में उनके जीवन में क्या बदलाव शुरू हो गए थे। तो धीरे धीरे काफ़ी सारे बदलाव हुए। ये बदलाव किसी प्रकार के थे और किस प्रकार के थे और किन कारणों से आए, इस पाठ में हम जानने की कोशिश करें। पिछले में हमने गंगा यमुना नदी के मैदान की खेती होने लगी और वहाँ कई जनपद बन गए। तो दोस्तों, जनपद किसको बोलते हैं? जनपद, देखिए जन क्या होता है? एक वंश के लोगों का कबीला। जनपद मतलब एक जन के लोगों के बसने और खेती करने का इलाका। महाजनपद शक्तिशाली एवं बड़े जनपद। फिर स्टार्ट करते हैं जनपद। धीरे धीरे इन जनपदों का तेजी से विकास होने लगा। धीरे धीरे इन जनपदों का तेजी से विकास होने लग गया। इन जनपदों का तेजी से विकास होने लगा। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान में अच्छी फसल होने लगी। दक्षिण बिहार, वर्तमान झारखंड क्षेत्र में मिलने वाले खनिज मुख्य रूप से लोहा से औजार और हथियार बनाए जाने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा और औजार से लोग परिचित नहीं थे। लोहा के औजार से खासकर इससे इस क्षेत्र के जनपदों की शक्ति बढ़ी और यहाँ उद्योग धंधे का भी काफ़ी विकास हुआ। उद्योग धंधे के विकास के साथ यहाँ नगर भी बसने लगे। वे अपनी ताकत और आय बढ़ाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप यह हुआ, कुछ शक्तिशाली जनपद ने दूसरे महाजनपदों पे जीत लिया और शक्तिशाली बड़े जनपदों को महाजनपद कहा गया। क्या होने लग गया? एक जनपद दूसरे जनपद पर आक्रमण करने लगा और अपनी इस राज्य को बढ़ाने लग गया और उसे महाजनपद कहा जाता था। इस प्रकार 600 ईसा पूर्व भारत के अनेक जनपदों एवं महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कुछ राजतंत्र एवं गणतंत्र। राजतंत्र मतलब उसके जो राजा थे वो वंश मतलब राजा का ही परिवार उनसे वंशानुगत होते और गणराज मतलब चुने जाते थे। उस समय की बातें बताने वाले ग्रंथों के अनुसार उन दिनों पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। ये सभी महाजनपद प्रभावशाली थे। क्या थे? प्रभावशाली थे। इन महाजनपदों में अंग, काशी, कोसल, मगध आदि राजतंत्र थे। इस व्यवस्था में शासन राजा के द्वारा किया जाता है। इसमें राजा का पद वंशानुगत होता था, अर्थात राजा के मरने के बाद ही उसका बड़ा बेटा राजा बनता था। अब हम मैप में देखते हैं कि जो 16 महाजनपद हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो कम्बोज और गंधार ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में हैं। फिर उसके बाद कुरु, पांचाल, कोसल, सूरसेन ये सब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। मल, बज्जी और ये बिहार राज्यों में चेदी, वत्स, काशी, मगध, अंग, अवंती ये सब क्या है? 16 महाजनपद हैं। और एक और बचा अश्मक। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। लेकिन वज्जी, वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु, मल आदि महाजनपदों में क्या थी? गणतंत्र शासन व्यवस्था। गणतंत्र शासन व्यवस्था मतलब एक ही वंश के पुरुष की एक सभा के द्वारा किया जाता है। यह सभी अपने सदस्यों में से किसी एक को कुछ समय के लिए राजा चुने जाते थे। मतलब एक जो शासन में एक ही वंश, मतलब जैसे
10 लोग 15 लोग के सदस्यों का एक ग्रुप होता है, उसमें से किसी एक को राजा चुना जाता था। राजा का यह पद वंशानुगत नहीं था। गणतंत्र के अंतर्गत आने वाले दूसरे वर्ग के लोग, महिलाएं, दास, व्यापार आदि का शासन चलाने में कोई योगदान नहीं लिया जाता था। गणतंत्र शासन की यह व्यवस्था कुछ छोटे गणतंत्रों में बहुत लंबे समय तक चलती रही, मगर वज्जी जैसे कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों का अंत हो गया। मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण हो गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, यह व्यवस्था कुछ छोटे गणतंत्रों में बहुत लंबे समय तक चली, मगर वज्जी जैसे कुछ महत्वपूर्ण राज्यों का अंत हो गया और मगध जो है सबसे शक्तिशाली राज्यों का साम्राज्य विस्तार होकर उभरा। फिर हम आगे देखते हैं वंशानुगत मतलब पिता के से पुत्र को मिलने वाला पद। राजतंत्र मतलब इसमें शासन किसी राजा या रानी द्वारा वंशानुगत रूप से हो। गणतंत्र मतलब चुने हुए व्यक्ति द्वारा। फिर आगे देखते हैं मगध साम्राज्य का उदय। 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल की शुरुआत में गंगा नदी की घाटी में कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। कौन कौन सा? कौशल, मगध और वत्स। अवंती एक अन्य शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ये अपने अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। अंत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। सबसे शक्तिशाली कौन साम्राज्य बन गया? मगध, जिसने अनेक राज्य एवं गणराज्य हुए। राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए वहाँ के राजा और जनता के अलावा वहाँ की प्राकृतिक संपदा का भी काफ़ी योगदान रहा। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इसमें कृषि उपज होने लगी एवं दक्षिण क्षेत्र में लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता था। इसमें औजार और हथियार बनाए जाने लगे। इस प्रकार प्राकृतिक संपदा ने मगध को शक्तिशाली बनाया। ठीक है, मगध एक मतलब शक्तिशाली राज्य के उभर के आया। यहाँ प्राकृतिक संपदा का भी बहुत सारा योगदान था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, कृषि अच्छे होने लगे, लोहा भी प्रचुर मात्रा में बनता था जिससे हथियार बन लगे और प्राकृतिक संपदा ने मगध को शक्तिशाली बनाया। फिर आ जाते हैं हम बिंबासार। बिंबासार मगध का पहला प्रमुख राजा था। एक शक्तिशाली सेना बनाई। उसने सेना और नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। इससे दहेज के रूप में उसे काशी का राज्य मिला। वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर वहाँ का समर्थन पाया। उसने दूर के जनपदों से मित्रता संबंध रखे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद पर चढ़ाई करके उसने राजधानी चांपा पर अधिकार कर लिया। फिर क्या किया दोस्तों, उसने बिंबासार एक शक्तिशाली था। मगध जो था उसके समय शक्तिशाली बन चुका था। उसने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया तो उसे काशी राज्य मिल गया। फिर वैशाली की राजकुमारी से विवाह की, वहाँ का समर्थन मिल गया। फिर दूर के जनपदों से मित्रता कर ली और फिर उसने चांपा पर अधिकार कर लिया। फिर बिंबासार का शासन व्यवस्था। बिंबासार एक योगी शासक था। उसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। वे चारों तरफ की पहाड़ियों द्वारा सुरक्षित था। फिर उसने वहाँ अपने राज्य की शासन व्यवस्था पर कड़ी नज़र रखता था। उसके समय में अपराधियों को कठोर सजा दी जाती थी। उसने किसानों और व्यापारियों से नियमित कर वसूल करने की व्यवस्था अपनाई। ठीक है, उसने क्या किया, जो किसान थे उससे व्यापारी से नियमित कर वसूल करने की व्यवस्था बनाई। उसने करों से सेना, कर्मचारी और राजा का खर्च चलाता था, लेकिन उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर स्वयं राजा बन गया। अब क्या हुआ, जो बिंबासार उसने अपनी शासन करी, उसने कड़ी नज़र रखता था अपनी शासन व्यवस्था पर। जो उसका राजगिरी था वो क्या था, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वो अपराधियों को कठोर सजा दी जाती थी। किसान और व्यापारियों से कर वसूला जाता था। करों से सेना का खर्च और कर्मचारियों का और राजा का खर्च चलता था। लेकिन फिर उसके बाद अजातशत्रु जो उसका बेटा था उसने क्या किया, उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। राजा बनने के बाद अजातशत्रु ने भी अपने पिता की नीति अपनाया और मगध का विस्तार किया। उसने
वज्जी गणतंत्र में फूट डालकर अपने राज्य में मिला लिया। उसने क्या राज्य को मिलाया? वज्जी राज्य को अपने में मिला लिया। फिर उसने शासन काल में राजगिरी के निवास सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन करवाया। सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के बाद मगध में कई राजा हुए जिन्होंने मगध राज्य का विस्तार किया। फिर मगध का विस्तार हो गया। फिर उसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश कौन था? महापद्म नंद था। उसने अपनी विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत में कई राज्यों में दक्षिण में कलिंग उड़ीसा को जीत लिया। इस समय तक मगध राज्य विस्तृत होकर साम्राज्य का रूप ले लिया। तो नंद वंश में क्या था? महापद्म नंद था। उसने विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत और कई राज्य और दक्षिण के कलिंग उड़ीसा पर जीत लिया था। इस समय तक मगध राज्य का विस्तृत होकर साम्राज्य का रूप ले गया था। नंद वंश का आखिरी राजा कौन था? घनानंद था। वह कर वसूलते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में घनानंद को मार दिया और फिर मगध में मौर्य वंश का उदय हुआ। फिर महाजनपदों का जनजीवन कैसा था? राजा बहुत शक्तिशाली होता था। वह राज्य में शासन और न्याय करता था। अपनी सहायता के लिए वह मंत्री, सेनापति और कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। गांव के में एक मुखिया होता था जो राजा और गांव वासियों के बीच कड़ी का काम करता था। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन, जिन गांवों में उद्योग धंधे जैसे शिल्पकारी, कारीगरी, धातु कर्म, बढ़ईकर, व्यापारी आदि हुए, वे गांव धीरे धीरे नगर का रूप लेने लगे। इसमें कई प्रसिद्ध नगर उज्जैन, चांपा, वैशाली, राजगिरी आदि महानगर कहलाते हैं। कौन कौन से? उज्जैन, चांपा, वैशाली, राजगिरी, चार जो है ये महानगर कहलाते हैं। इन नगरों की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ मकान लकड़ी, ईंटों और पत्थरों से बनते थे। यहाँ तरह तरह की कई चीजें बनाने वाले कारीगर रहते थे। इन कारीगरों ने अपना अलग अलग संगठन बना रखा था जिसे श्रेणी कहते हैं। ये लोग अपनी श्रेणियों में रहकर साथ साथ काम करते थे। महाजनपद काल में व्यापार का खूब विकास हुआ। पहले वस्तुओं के बदले वस्तु का लेन देन होता था, लेकिन अब चांदी और तांबे के सिक्के चलने लगे। ये सिक्के धातु के टुकड़े पर ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। ये आहत सिक्के कहलाते। सिक्के के चलन से व्यापारी काफी सुगम हो गए। इस समय सभी लोगों को कर देना पड़ता था। किसानों को अपनी उपज का 6वां भाग देना पड़ता था। शिल्पकारों को अपनी बनाई वस्तु के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को भी वस्तु एवं नकद के रूप में कर देना पड़ता था। मतलब जितने भी किसान हैं, व्यापारी हैं, सबको कुछ ना कुछ कर देना पड़ता था। यह काल धार्मिक रूप से काफी बदलाव का काल था। इसके बाद हम इसका जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। महाजनपद काल में मगध साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में एक साम्राज्य स्थापित किया था। इसी समय पंजाब के क्षेत्र कई छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। ईरान और यूनान के शासकों ने इन्हें हरा दिया। अब सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सिकंदर क्या था? यूनान के मकदूनिया राज्य का राजा था। वह विश्व विजय के लिए निकला था, लेकिन अब उसकी सेना ने क्या किया? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मैंने शॉर्टकट कहानी सुना है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। वह विश्व विजय मध्य एशिया के राज्य को जीतता हुआ वह पंजाब के राज्यों पर आक्रमण किया। कुछ राज्यों को जीतने के बाद उसका सामना पंजाब के एक राजा पोरस से हुआ। हारने के बाद जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तब पोरस ने उत्तर दिया, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। पोरस के इस जवाब से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस से क्या कर ली? मित्रता कर ली। इसके बाद सिकंदर और आगे मगध की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सिकंदर की सेना लौटने के लिए विवश पड़ गई। फिर उसके बाद सिकंदर के बाद यूनान और भारतीय राज्य के बीच नए संबंध स्थापित हुए। भारतीय समाज के बीच विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ।
व्यापारिक संबंध। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूनानी और ईरान के लोगों की बसाहट भी शुरू हो गई। इन लोगों ने आगे चलकर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सिकंदर के बारे में काफ़ी कुछ है, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हमें भी इतना ही पढ़ना है। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म होता है।